नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। एमसीक्यू क्वेश्चंस की जो वीडियो सीरीज हम देख रहे हैं उसको कंटिन्यू कर लेते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है कि 30 मार्च 2022 को श्यामजी कृष्ण वर्मा की पुण्यतिथि मनाई गई, तो जेनेवा से श्यामजी कृष्ण वर्मा की अस्थियां भारत किस वर्ष लाई गई थी। ठीक है, तो फ्रीडम स्ट्रगल जब आपने पढ़ा होगा तो इनके बारे में भी आप वहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था ये गुजरात में हुआ था, इंडिया में 1857 में। ठीक है, और इनके बारे में और भी फैक्ट्स हैं कि ये संस्कृत के काफ़ी एक अच्छे एक्सपर्ट थे, संस्कृत लैंग्वेज के और भी तमाम लैंग्वेजेस के। और बाद में लंदन में इन्होंने जो है इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडिया हाउस है ना, द इंडियन सोशोलॉजिस्ट, इन सब की स्थापना की। ठीक है, तो कई सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे। और अगर बात करें तो कई सारे जो और एक्ट्स हैं इनके बारे में रिवाइज कर लीजिएगा आप। और देखें तो अपने जीवन के अंतिम वर्षों में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ है ना 1914 से 18 के मध्य में, ठीक है, तो उसी के दौरान ये जो है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड चले गए थे। ठीक है, तो वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी 30 मार्च 1930 को। ठीक, तो उसके बाद से जो है अभी 2003 में इनकी अस्थियों को जो है भारत लाया गया था, तो वही यहाँ पूछा गया था। बी ऑप्शन को हम चूज़ करेंगे। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में राजस्थान स्थापना दिवस किस दिन मनाया गया है, ये पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, तो राजस्थान जो है एज अ स्टेट इंडिया में फॉर्म हुआ था 30 मार्च 1949 को। ठीक है, जो ये राजपूताना एरिया था तो वो मर्ज हुआ था डोमिनियन ऑफ इंडिया में, तो उसके बाद राजस्थान नाम से स्टेट बना। तो 30 मार्च को ही जो है राजस्थान फाउंडेशन डे ऑब्जर्व करते हैं। डी ऑप्शन चुनेंगे हम। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2022 के लिए नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है, तो योग पुरस्कार के लिए जो है नॉमिनेशन यहाँ मांगा गया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आयुष का फुल फॉर्म बताइए जरा। 29 मार्च 2022 से भोपाल और किस शहर के बीच इंडिगो की जो उड़ान कंपनी है ना, तो इनकी डायरेक्ट एक फ्लाइट शुरू हुई है भोपाल और चेन्नई के मध्य। ठीक है, 29 मार्च 2022 से, ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा ये। अगला देखिए, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी जो इंडियन नेवल ओशन सिंपोजियम है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत एक मैरीटाइम एक्सरसाइज अभी ऑर्गेनाइज की गई है ना, समुद्री अभ्यास 2022, जिसको कि आईमैक्स है ना, आईमैक्स 2022 के नाम से भी आपको कहीं मिलेगा। तो इसको आयोजित किया गया है 26 से 30 मार्च 2022 तक गोवा है ना, जो अरेबियन सी है यहाँ पे। तो पूछा जा रहा है कि ये कौन सा जो है एडिशन है यानी संस्करण है आईमैक्स 2022 का। ठीक है, तो ये पहला एडिशन ही है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, किस मंत्रालय ने 1 मई 2022 से देश भर के 37 छावनी अस्पतालों में आयुर्वेद केंद्रों का संचालन करने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो जो कैंटोनमेंट एरियाज़ होते हैं ये आर्म फोर्सेस से रिलेटेड आपने देखे होंगे, तो वहाँ पे कैंटोनमेंट हॉस्पिटल्स के अंतर्गत जो है 37 ऐसे कैंटोनमेंट हॉस्पिटल्स में जो है आयुर्वेदा सेंटर्स को इस्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक है, इसकी अनाउंसमेंट की गई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। ठीक है, तो यही इसको जो है संचालित करेंगे और इसके लिए इन्होंने जो है 2 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये अनाउंसमेंट किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने और इनके द्वारा ही इसका संचालन किया जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। भारतीय सशस्त्र बलों की सूची में शामिल चेतक हेलीकॉप्टर जो है इसने राष्ट्र की शानदार सेवा के कितने साल पूरे कर लिए हैं, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चेतक हेलीकॉप्टर जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट फ्लाइंग एक मशीन कह लीजिए जो हमारे आर्म फोर्सेज में अवेलेबल है। इसको इंडक्ट किया गया था इंडियन एयरफोर्स में 1962 में। ठीक है, तो इसने अभी जो है 60 साल पूरे किए हैं अपनी सर्विस के। और इसी अवसर पर इंडियन एयरफोर्स ने जो है एयरफोर्स स्टेशन हकीमपेट एक है वहाँ पे 2 अप्रैल को एक जो है कह लीजिए कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया, जिसमें इसके जो एक सर्विस रिकॉर्ड रहा है उसको सेलिब्रेट किया यहाँ पे। ठीक, इसमें डिफेंस मिनिस्टर भी शामिल रहे। तो डी ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट हेलीकॉप्टर है इंडिया का, जिसको कि बनाया था हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल्स लिमिटेड ने।
अगला देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने कब तक के लिए अरहर और उड़द की जो दाल होती है इसके आयात को मुफ्त श्रेणी के तहत रखने के निर्णय को अधिसूचित किया है। ठीक है, तो यहाँ पे दो दालें हैं, इसमें देख लीजिए, अरहर की दाल को तूर की दाल बोलते हैं और उड़द की दाल, इसको फ्री कैटेगरी में रखने का डिसीजन हुआ है 31 मार्च 2023 तक के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए जो करेक्ट हो जाएगा। फ्री कैटेगरी से मतलब ये है कि इंपोर्ट्स पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा किसी भी प्रकार का, और डोमेस्टिक सप्लाई और प्राइसेस को कंट्रोल में रखने के लिए इसको डिसीजन को ऐसा लिया गया है। 29 मार्च 2022 को भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास, जिसका नाम है युद्धाभ्यास दस्तलेख, इसका तीसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया था यांगरिक उज्बेकिस्तान में। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। 29 मार्च 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में असम और किस राज्य के मुख्यमंत्रियों ने अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के निपटारे के लिए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो बॉर्डर डिस्प्यूट्स यहाँ पे असम और मेघालय के बीच जो था उसके संबंध में यहाँ पे दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ होम मिनिस्टर। ठीक, तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। हाल ही में प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता स्वर्गीय सोमपल्ली सोमैया की जीवनी, जिसका नाम है पूर्ति प्रदत्त श्री सोमैया, पुस्तक का विमोचन किसने किया है। ठीक, तो इसको रिलीज़ किया था ये वाइस प्रेसिडेंट ने, है ना, वेंकैया नायडू जी ने। ऑप्शन डी करेक्ट होगा हमारे यहाँ से। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने डॉक्टर रेणु सिंह को वन अनुसंधान संस्थान के अगले निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। वन अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है। ठीक है, तो इसके बारे में पहले भी यूपी कमीशन पूछता रहा है वन अनुसंधान संस्थान और इससे संबंधित तथ्यों के बारे में। तो ये लोकेटेड है उत्तराखंड के अंदर, देहरादून में। ठीक, ऑप्शन सी। अगला है पोर्टेबल वेंटिलेटर, जिसका नाम है जीवन लाइट, किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। ठीक, तो वेंटिलेटर्स वगैरह कोरोना लॉकडाउन के टाइम पे काफ़ी चर्चा में रहे हैं, आपको पता ही होगा ये। ठीक है, तो जो है जीवन लाइट को विकसित किया है IIT हैदराबाद में। ठीक है, एक ऐसे वेंटिलेटर्स हैं जो इजीली मूव किए जा सकते हैं। ऑप्शन बी। अगला देखिए, गवर्नमेंट हैज़ सेट अ टारगेट ऑफ डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम बाई विच ईयर। ठीक है, तो ये काफ़ी आपको सुना होगा आपने पहले से, 2022 का ही टारगेट है, परंतु वर्तमान स्थितियों को देखते हुए लगता नहीं है, परंतु एग्जाम में पूछते हैं तो इसको ही मार्क करिएगा, है ना। किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य वर्ष 2022 है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट है, यहाँ पे गलती से क्लिक हो गया था। अगला देखिए, GDP में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा 17% से 25% करने का लक्ष्य निर्धारित किस वर्ष तक के लिए किया गया है सरकार के द्वारा। ठीक, तो जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, तो देखेंगे यहाँ पे अभी इसका लगभग शेयर जो GDP में है 17% है, तो 25% हमारा ये भी 2022 तक का ही टारगेट है। ठीक है, तो ऑप्शन सी को चुनेंगे। अगला है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक से भारत को मुक्त करने का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स जो है इसको यूज़ स्टॉप करने का हमारा जो टारगेट है ये भी 2022 का ही है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी ये टारगेट्स बताए जा रहे हैं आपको, ये वर्ष ध्यान से पूछेगा, इसी तरीके से पूछा जाता है आपसे। अगला देखिए, केंद्र सरकार ने सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य जो है वो कब तक के लिए निर्धारित किया है। ठीक है, तो जैसे दीनदयाल ये आवास योजना है, ठीक है, तो इन सब योजनाओं के जो तरह तरह की योजनाओं के अंतर्गत आवास प्रदान किए जा रहे हैं, तो इसमें भी टारगेट वर्ष 2022 ही है। सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य जो है वो कब तक के लिए है। ठीक है, तो जैसे भारत नेट की स्कीम थी, है ना, और जैसे अभी और भी तमाम चीज़ें शुरू की गई, जैसे PM वानी शुरू किया गया था, है ना, वाईफाई वगैरह से संबंधित स्कीम। तो यहाँ पे वही पूछा जा रहा है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए ब्रॉडबैंड से कनेक्शन जो है सभी गाँवों को मिल जाएगा, वो इसका टारगेट भी हमारा 2022 तक ही है। ठीक है, भारत नेट स्कीम इससे संबंधित है। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला देखिए, पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिश्रित करने का लक्ष्य किस वर्ष तक के लिए निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो जो एथेनॉल ब्लेंडिंग की जाती है पेट्रोल में, उसका अभी जो है 10% का टारगेट हमारा है 2022 तक ही, ये वाला भी है। ठीक है, ए ऑप्शन।
अगला देखिए, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको देखेंगे हम, तो दिल्ली से मुंबई तक के लिए यानी कि महाराष्ट्र में जो बीच में स्टेट्स पड़ रहे हैं सबसे होते हुए एक 8 लेन ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, ठीक है। 2018 में प्रस्तावित किया गया था, लगभग 99,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है इसको, ठीक। और जो है 2018 में अनाउंस हुआ था, 19 में शुरू हुआ है, ठीक। तो इसका टारगेट जो वर्ष है कंप्लीशन का 2023 है, ठीक है। ऑप्शन ए। अगला देखिए, ब्रॉड गेज रूट्स के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो रेलवेज के जो ऑपरेशन में हमारा पटरियाँ ब्रॉड गेज वाली हैं उनमें 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट यहाँ पे मिनिस्ट्री के द्वारा जो है एस्टिमेट किया गया है दिसंबर 2023 तक, है ना। तो सारे वर्ष देखिए बड़े इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए, इसको प्लीज़ ध्यान से याद रखिएगा। ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें। अगला है, उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है, ठीक है। फर्टिलाइजर्स का जो हमारा सेक्टर है तो इसमें हमारा ये टारगेट वर्ष है 2023। सरकार ने किस वर्ष तक सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है, ठीक। तो यहाँ पे इसका टारगेट वर्ष है 2024, ठीक है। एक प्रश्न आपसे ये है कि जैसे सभी रूरल जितने भी ग्रामीण घर हैं उनको टैप वाटर कनेक्शन से जोड़ा जा रहा है, ये किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है, और ऐसा 100% टारगेट पूरा करने वाला पहला और दूसरा स्टेट कौन सा है, ठीक, इसको बताइएगा ज़रूर। अगला है, डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो एक नए तरीके का जो है डिजिटल रेडियो लॉन्च किया जाना है वर्ष 2024 तक, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य जो है वो किस वर्ष तक किया गया है, ठीक है। तो वर्तमान में जितने भी एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स हैं उसके अलावा नए 100 एयरपोर्ट्स को डेवलप करने का टारगेट है वर्ष है 2024। अगला देखिए, मवेशियों में फुट और माउथ रोग खत्म करने का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मुंह पका और खुर पका एक बीमारी होती है, ठीक है, जो कि कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि ये कैसे होती है। तो एक ये वायरल डिजीज़ होती है, यानी कि वायरस से होती है ना। जो हमारे कैटल्स हैं जैसे कि गाय है, भैंस, शीप है ना, गोट, पिग्स, इन सब में ये बीमारी हो जाती है। तो इसको एलिमिनेट करने का टारगेट वर्ष है हमारा 2030। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो जो ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी होती है ये भी पूछा जाता है किससे होती है, तो ये बैक्टीरिया से होती है, उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो ट्यूबरकुलोसिस को इरेडिकेट करने का टारगेट यूनाइटेड नेशंस कमेटी ने दिया था 2018 में 2030 तक, ठीक है। और वहीं पे भारत ने जो इसको टारगेट रखा है 2025 तक रखा है, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखिए, दूध प्रसंस्करण क्षमता को दुगना यानी कि 108 मिलियन टन के आसपास करने का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे भारत के अंदर जो मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी हमारी है ये लगभग 108 मिलियन हो जाएगी 2025 तक, ठीक। इसका टारगेट वर्ष ये है। भारतीय रेलवे द्वारा किस वर्ष तक रेलवे के संचालन में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। तो इंडियन रेलवेज ने अपने ऑपरेशन में जो है जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट अचीव करने का जो ईयर रखा है ये है 2030, ठीक। ऑप्शन ए। भारत ने मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया है, ठीक। तो मलेरिया का टारगेट इरेडिकेशन ईयर जो है ये है 2030 है, ये ऑप्शन डी। HIV एड्स को ख़त्म करने का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो जो एड्स की बीमारी होती है वायरल डिजीज़, ये भी है आपको पता ही होगा, तो इसका टारगेट एलिमिनेशन ईयर है 2030, ऑप्शन ए। अगला देखिए, पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो अभी हमने ऊपर 10% का देखा था, तो 20% का टारगेट पहले था 2030 तक के लिए, ठीक है। परंतु अभी रिसेंटली जो है नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स जो है 2018 की, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं जिसमें कि टारगेट वर्ष को हम रिड्यूस किए हैं 2025 तक के लिए, ठीक है। तो अब 20% का जो टारगेट है 2025 तक के लिए है, तो डी ऑप्शन को चुनेंगे। एग्जाम में अगर आता है तो डी ही चुनिएगा, मतलब 2025।
अगला देखिए, ऊर्जा स्वतंत्र देश बनने का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है, ठीक है। एनर्जी इंडिपेंडेंट कंट्री बनने में मतलब जो हर प्रकार की जो ऊर्जा होती है, जैसे पेट्रोल हो गया है ना, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, तो कंबाइंड रूप से अगर हम देखें तो एनर्जी इंडिपेंडेंट नेशन बनने की घोषणा की गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा 75वें इंडिपेंडेंस डे पे, ठीक है। तो इसका टारगेट ईयर है 2047, ठीक है। तो इसमें 2047 तक हम हर प्रकार की एनर्जी में आत्मनिर्भर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत ने किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है, ठीक है। तो अभी हमने ऊपर इंडियन रेलवेज का टारगेट देखा था। ओवरऑल इंडिया की बात करें तो टारगेट जो है जीरो कार्बन एमिशन का, तो अभी जैसे रिसेंटली COP26 हुआ है ना, तो उसमें भी इस चीज़ को मेंशन किया गया है माफ़ कीजिएगा। तो ज़ीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य हम अचीव कर लेंगे 2070 तक, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। COP26 से रिलेटेड प्रावधानों को प्लीज़ पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है वो इस बार। अगला देखिए, मार्च 2022 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2014 के बाद से अब तक रक्षा क्षेत्र में भारत में कुल कितने करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है, ठीक। तो रिपोर्ट में ये है कि 2014 यानी कि जो ये मोदी गवर्नमेंट फर्स्ट आई थी, तो उसके बाद से अगर हम देखेंगे तो टोटल जो है FDI है इसमें डिफेंस सेक्टर में, ये रिसीव हुई है हमें लगभग 3343 करोड़ रुपए, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और इसी में प्रीवियसली इसको कंपेयर किया जाए अगर 2001 से लेकर 2014 के टाइम पीरियड तक, तो उस दौरान जो है लगभग सिर्फ 1382 करोड़ रुपए की जो है FDI प्राप्त हुई थी, ठीक है। तो इन दोनों आंकड़ों को ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखिए, 29 मार्च 2022 को विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है, ठीक है। तो जो है ये एक तरीके का नया इनिशिएटिव है वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में, है ना। एक वेस्ट टू वेल्थ मिशन जो है उसके अंतर्गत इसका निर्माण किया गया है ईस्ट दिल्ली में, है ना। ईस्ट दिल्ली का न्यू जाफराबाद का जो एरिया है वहाँ पे इसको इस्टेब्लिश किया गया है। जो पूर्वी दिल्ली नगर निगम है उनके साथ इसमें जो ये है आपका भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार जो होते हैं, है ना, तो उनका जो ऑफिस है इन दोनों के सहयोग से इसको स्थापित किया गया है यहाँ पे, ठीक। ऑप्शन ए जो हमारा है ये करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य के डारलोंग समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने वाला विधेयक लोकसभा में पारित किया गया है, ठीक है। तो ये डारलोंग कम्युनिटी जो है इनको इंक्लूड करने के लिए, है ना, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के रूप में बिल पास किया गया है लोकसभा के द्वारा। तो ये संबंधित है त्रिपुरा स्टेट से, ऑप्शन बी करेक्ट है। हाल ही में छुआछूत को मिटाने के लिए किस राज्य सरकार ने विनय समरस योजना शुरू करने की घोषणा की है, ठीक है। तो ये अनटचेबिलिटी को जो है इरेडिकेट करने के लिए स्कीम को शुरू किया है कर्नाटक सरकार ने, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। मार्च 2022 को जारी आंकड़ों के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन देश के कितने गांवों को खुले में शौच मुक्त, ठीक है, ODF प्लस का जो एक कैटेगरी है, तो इसमें कितने गांवों को ODF प्लस घोषित किया जा चुका है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत। तो ऐसे ODF प्लस विलेजेस की संख्या है 50,000, ठीक। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 यानी जो चरण दूसरा इसका चल रहा है, इसके तहत किस वर्ष तक देश के सभी गांवों को ODF प्लस बनाने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के अंतर्गत ODF प्लस सारे गांवों को जो टारगेट है ODF प्लस घोषित करने का, ये है दिसंबर 2024। देश का कौन सा राज्य 13,960 खुले में शौच मुक्त यानी कि ODF प्लस गांवों के साथ पहले स्थान पे है, ठीक है। तो ये नंबर इंपॉर्टेंट है, लगभग इसको याद रख लीजिएगा। 13,960 ऐसे गांव हैं जो ODF प्लस घोषित हो चुके हैं और ये संबंधित हैं तेलंगाना राज्य से, ऑप्शन ए। मार्च 2022 में जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में खुले में शौच मुक्त यानी कि ODF प्लस गांवों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में ODF प्लस विलेजेस हैं 2605।
मार्च 2022 में जारी आंकड़ों के अनुसार यहाँ पे ODF प्लस गांवों की संख्या के मामले में टॉप 3 राज्य कौन से हैं, ठीक है। तो अभी हमने पहला तेलंगाना का देखा ही था कि वहाँ पे 13,960 ऐसे विलेजेस थे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सेकंड प्लेस पे तमिलनाडु है, फिर मध्य प्रदेश है। तो ऑप्शन ए जो है टॉप 3 स्टेट्स के रूप में हम इसको चुनेंगे। अगला देखिए, हाल ही में शारदा यात्रा मंदिर समिति ने कश्मीर के किस क्षेत्र में स्थित प्राचीन शारदा मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो हमारी शारदा यात्रा मंदिर कमेटी है, इन्होंने जो LOC वाला एरिया है कश्मीर में, ठीक है, तो वहाँ पे टीटवाल है ना, ये ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। टीटवाल करनाह में स्थित है ये, यहाँ पे शारदा मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू किया गया है। तो ए ऑप्शन जो है इसको चुनेंगे हम। अगला देखिए, वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट 2022 किस संस्थान ने जारी किया है अभी हाल ही में, ठीक है। तो यहाँ पे बर्लिन एनर्जी ट्रांजिशन डायलॉग, इसको भी ध्यान रखिएगा। इस आयोजन के दौरान यहाँ पे इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी जो है ना, आयरिना, इनके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, किस देश के शोधकर्ताओं द्वारा पहली बार मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कणों का पता लगाया गया है, ठीक है। तो माइक्रोप्लास्टिक्स क्या होते हैं कि लेस देन 5 मिलीमीटर लॉन्ग ऐसे पार्टिकल्स मान लीजिए प्लास्टिक के, ठीक है। तो इनको यहाँ पे पाया गया है। यहाँ पे लगभग 22 एनोनिमस वॉलंटियर्स का जो है एक रिसर्च किया गया इनके ऊपर नीदरलैंड में। तो इनके ब्लड में जो है इसके सैंपल्स पाए गए हैं माइक्रोप्लास्टिक्स के। तो अब इसीलिए इसको जो है अब नोटिफाई किया गया है कि दिस कुड बी हार्मफुल फॉर फर्दर, कि वो आपके ऑर्गन्स में भी अब जा सकता है, ठीक है, क्योंकि अभी इसको पाया गया है किसमें, रक्त में। तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा डिटेल में भी इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। अगला देखिए, ब्रिक्स देशों द्वारा पत्रकार जितने भी होते हैं इनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम जिसका नाम है ब्रिक्स मीडिया फोरम, इसको शुरू किया गया है। तो इस प्रशिक्षण की अवधि जो है वो कितनी होगी, है ना, ट्रेनिंग पीरियड टाइम पूछा जा रहा है। तो ये 3 महीने का जो है ट्रेनिंग होगा, ठीक। ब्रिक्स मीडिया फोरम ऑप्शन बी करेक्ट है। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भीम बहादुर गुरुंग का निधन हो गया है, ठीक है। तो ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे सिक्किम के, ऑप्शन बी। भारत और कौन सा देश मुक्त व्यापार समझौते के तहत निवेश और व्यापार संवर्धन के लिए एक तकनीकी परिषद का गठन करेंगे, ठीक है। एक जो है टेक्निकल काउंसिल जो है इसको स्टैब्लिश किया जाएगा, सेटअप किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड प्रमोशन, है ना, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच में है उसके अंतर्गत। तो ये भारत और UAE के बीच में जो है ये अनाउंसमेंट हुई है, ऑप्शन बी। हाल ही में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में इसको BARC भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नए प्रेसिडेंट जो नियुक्त हुए हैं इनका नाम है शशि सिन्हा, ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा। और बेसिकली जो ये बार्क है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग वाली जो है इसके अंतर्गत एक रजिस्टर्ड बॉडी है, ठीक है, जो मतलब सेल्फ रेगुलेटेड है। और इनका मेन काम क्या है कि ये जो है एक ऐसे समझिए कि ऑथेंटिक डेटा जो है वो प्रोवाइड करते हैं कि भारत में जो है ऑडियंस जितनी भी है ना, क्या देख रही है ना। तो ये डेटा किसको प्रोवाइड करते हैं, जितने भी ब्रॉडकास्टर्स हैं, है ना, तमाम तरीके के एडवर्टाइजर्स हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ हैं, ठीक है। तो किस तरह का कंटेंट लोग देखना पसंद कर रहे हैं, कुछ इस तरीके का ये डेटा प्रोवाइड करते हैं, ठीक। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इसी प्रश्न के साथ वीडियो भी समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।